हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जोनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए हम अपना थर्मोडायनामिक्स, जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स की सीरीज चल रही थी, उसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये थर्मोडायनामिक्स का केमिकल का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में अपन अपने क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, किसको? क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन को। इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या है ये। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लेपेरन हमारी जो इक्वेशन है वो जनरली क्या है, व्हाट। सेकंड नंबर में हम देखेंगे कि हम उसको क्यों स्टडी करें, व्हाई। और थर्ड नंबर पर हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, हाउ। ठीक है, उसके बाद हम इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो क्लेपेरन इक्वेशन है वो क्या चीज है, ये क्या है। ठीक है, तो देखिए जो क्लेपेरन इक्वेशन, क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन है, ये क्या है? हमारी एक इक्वेशन है, इक्वेशन है जो कि एप्लीकेबल है, जो कि आपकी एप्लीकेबल है कि फेस ट्रांजिशन के लिए, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए ये एप्लीकेबल है आपकी। किसके लिए? रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए। अच्छा, इस रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसको ही क्या कहते हैं? हम फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं। किसको? रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन को ही हम फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं। यानी कि हमने देखा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारी क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन है वो क्या है। तो हम देखेंगे व्हाट क्या है, उसके लिए एक इक्वेशन है और ये एप्लीकेबल है किसके लिए? रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए। और इसे ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं इसको। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अच्छा, तो हम इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा ये रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है, ये क्या चीज होती है, फेज ट्रांजिशन क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं अपना फेज ट्रांजिशन। क्या? फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हमारे रिवर्सिबल ट्रांजिशन क्या होते हैं। तो देखो, फेज ट्रांजिशन आप लोगों ने जनरली पढ़े होंगे, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट होता है आपका मेल्टिंग। क्या होता है? मेल्टिंग। इसमें क्या होता है? मेल्टिंग में क्या होता है आपका? सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है। कैसा? सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है। अच्छा, इसका ही जो अपोजिट होता है, मेल्टिंग का ही अपोजिट होता है, वो क्या होता है? फ्रीजिंग। क्या होता है? फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है? इसका अपोजिट होता है मेल्टिंग का, तो इसमें लिक्विड टू सॉलिड ट्रांजिशन होता है। कैसा? लिक्विड टू सॉलिड ट्रांजिशन होता है। अच्छा, नंबर सेकंड हम देख लेते हैं अपना। देख लेते हैं, वेपोरेशन होता है नंबर सेकंड पर। वेपोरेशन क्या होता है? नंबर सेकंड पर आपका वेपोरेशन होता है। इस वेपोरेशन में क्या होता है आपके में? वेपोरेशन में लिक्विड टू वेपोरेशन, लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन होता है। इसमें क्या होता है? लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन होता है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। क्या होता है इसका अपोजिट? कंडेंसेशन होता है। अच्छा, कंडेंसेशन में क्या होगा? इसका अपोजिट है, तो इसमें वेपर टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है। ये सभी हम लोगों ने जानते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर फिर भी हम देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर आपका क्या होता है? हमारा हो गया मेल्टिंग, हो गया वेपोरेशन, हो गया। नंबर थर्ड होता है सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। अच्छा, नंबर थर्ड आपका सब्लिमेशन है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है आपका? इसमें क्या होगा आपका? सॉलिड टू आपका वेपर ट्रांजिशन होता है। कैसा? वेपर फेज ट्रांजिशन होता है। इसमें
सॉलिड टू वेपर फेज ट्रांजिशन होता है। अच्छा, इसका अपोजिट होता है डिपोजिशन। क्या होता है? डिपोजिशन। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें सॉलिड टू वेपर ट्रांजिशन होता था, तो ये इसका अपोजिट है। तो इसमें क्या होगा आपका? वेपर टू सॉलिड ट्रांजिशन होगा। कैसा? वेपर टू सॉलिड ट्रांजिशन होता। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमने जाना कि क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये एक इक्वेशन है जो कि एप्लीकेबल है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए एप्लीकेबल है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन क्या होता है। तो रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले फेज ट्रांजिशन समझना होगा। अच्छा, फेज ट्रांजिशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़े थे। नंबर फर्स्ट होता है मेल्टिंग, वेपोरेशन और सब्लिमेशन। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है, और वेपोरेशन में लिक्विड टू वेपर होता है, और सब्लिमेशन में सॉलिड टू वेपर होता है। ठीक है, ये हमने जाने। अच्छा, जो रिवर्सिबल होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है वे ट्रांजिशन, जो ये ट्रांजिशन है, इनके लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे हो? टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे हो? फिक्स हो। फिक्स हो। इनके लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे हो? फिक्स होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के करस्पॉन्ड होने चाहिए, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। यानी कि फेज ट्रांजिशन हमने समझ लिया। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है मेल्टिंग, वेपोरेशन एंड सब्लिमेशन होते हैं। इनमें क्या क्या प्रोसेस होती है और इनके अपोजिट क्या क्या होते हैं वो स्विच के लिए। अच्छा, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के क्या होगा कि इनमें से कोई सा ऐसा ट्रांजिशन जिसके लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा हो? फिक्स हो, और ये करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर हो। यानी कि which transition temperature and pressure is fixed corresponding to each other is called reversible phase transition। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए हम पढ़ेंगे आगे तो क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है। इनके लिए जी कैसी होती है? सेम होती है। कैसी होती है? सेम होती है, मतलब मीन्स कंटिन्यू होती है। कैसी होती है? कंटिन्यू होती है, सेम होती है। और जी कैसी होती है? सेम। और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डेवर जी ओवर डेवर पी इक्वल डेवर जी ओवर डेवर टी। पी और टी कैसे हो? डिफर हो। इनके लिए जी की वैल्यू सेम हो और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव हो, तो ऐसे फेज ट्रांजिशन को फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये कैसे है? इसको हम रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन को क्या कहते हैं? हम फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। अच्छा, टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स हो करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब समझ लीजिए। अच्छा, इधर नोट कर लिया? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझ लेते हैं। बहुत अच्छी है, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आपके थर्मो में लगभग मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इतने में काम कर लेते हैं। माना हमने सपोज कोई हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन कैसा हो रहा है हमारा? आइस टू वाटर ट्रांजिशन हो रहा है, और इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, और इसका प्रेशर 180 mm है और 180 mm। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि इनका टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा है? सेम है। इनका टेम्परेचर भी फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन तो हो रहा है आइस टू वाटर में ही करना है हमें, और लेकिन इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन कहते हैं। इस ट्रांजिशन को हम रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे हमारा वाटर
वाटर टू वेपर ट्रांजिशन हो रहा है, वाटर टू वेपर ट्रांजिशन हो रहा है, और इसका मानो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारा 1 atm प्रेशर है, कितना 1 atm प्रेशर है। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कैसे हैं, फिक्स हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर फिक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, बोथ आर फिक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर इज कॉल्ड रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। यानी कि ये रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है क्योंकि इनमें टेम्परेचर और प्रेशर बोथ आर ईच करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, दोनों फिक्स हैं, तो ये हमारा कैसा ट्रांजिशन है, फेज ट्रांजिशन है, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। अगर हमारा मानो ये 100 टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका 1 टेम्परेचर है एटीएम और इसका 2 एटीएम है, तो ये हमारा कैसा हो गया, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन नहीं हुआ। ये कैसा हुआ फिर, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन नहीं है। और ये हमारा क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए क्या कंडीशन है, ऐसा ट्रांजिशन जिसके लिए प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कैसे हो, फिक्स हो, करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर हो, तो ऐसे ट्रांजिशन को रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा, हमने रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन समझ लिया क्या है। अच्छा, हम अब जान लेते हैं कि हमारी जो क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो क्या है। ठीक है, चलो वाई वो वाट, चलो क्या है, देखो हमारा ये स्क्वायर हमने पढ़ा था, एस पी टी बी एच जी ए ई, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। इसमें क्या है, इसको यूं घुमाया, इसको यूं घुमाते हैं, तो क्या निकल के डेवर पी ओवर डेवर टी इक्वल डेवर एस ओवर डेवर बी। अच्छा, इसे यूं लिख सकते हैं हम, डेवर बी डी बी ओवर डी टी इक्वल डेल्टा एस ओवर डेल्टा बी, डेल्टा एस ओवर डेल्टा बी। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि डीपी ओवर डीटी की वैल्यू चेंज ऑफ एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ वॉल्यूम होगी, विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ वॉल्यूम होगी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही। अच्छा, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए जो डेल्टा एस होता है वो आपका डेल्टा एच ओवर टी होता है, डेल्टा एच ओवर टी होता है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, डेवर पी ओवर डेवर टी इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी अपॉन डेल्टा बी, ठीक है। अच्छा, देखिए डीपी ओवर dt इक्वल डेल्टा एच ओवर टी अपॉन डेल्टा बी अपॉन 1, ठीक है। डीपी ओवर dt बराबर डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा बी, वेयर डेल्टा बी इक्वल B2 माइनस के B1, अच्छा, दिस इज क्लैपेरॉन इक्वेशन, यही आपकी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। हमने क्या जाना, हमने क्या किया, डीपी ओवर डीटी डीएस ओवर डीपी की वैल्यू निकाली, डेल्टा एस बार रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एस
डेल्टा एच ओवर टी होता है, ये वैल्यू हमने इसमें पुट की, तो हमारी ये जो इक्वेशन निकल के आई, यही इक्वेशन हमारी क्या है, क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इधर इसको मैं इधर लिखे देता हूं, आगे काम आएगी। क्या है हमारी, डीपी ओवर dt इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा बी। मतलब इसमें डीपी ओवर dt निकालते हैं, चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टी निकाला जाता है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में क्या निकालते हैं, चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अच्छा, हमने सीखा क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है। ये पहली बात, ये रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए एप्लीकेबल है। हमने जाना फेज ट्रांजिशन क्या होता है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा, उनके अपोजिट भी होते हैं, तो इस मिलाकर के टोटल रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन कितने हो जाते हैं, हमारे 6 हो जाते हैं। अच्छा, और रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन क्या होता है, एक फिक्स होता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। टेम्परेचर और प्रेशर पर ये चीज फिक्स कर दी जाए कोई ट्रांजिशन, तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन कहा जाता है। अच्छा, फिर हमने जाना कि रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन जो होते हैं वो ये होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, वो हमारी निकल के आई। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन नहीं दिख रहा आपको, चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूं। क्लेसियस-क्लैपेरॉन जो इक्वेशन, इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो निकल के आई वो ये आई हमारी, डेल्टा पी ओवर डीपी ओवर dt इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा बी। ये हमारी निकल के आई, ये हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन, इज कॉल्ड क्लैपेरॉन इक्वेशन। अच्छा, हमने पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट, क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, हमारी निकल के ये आ गई और हमने थ्योरेटिकल भी समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वाई, क्लैपेरॉन इक्वेशन हम क्यों पढ़ें। तो देखिए, हमने बताया जो तुम्हारी रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए इट इज एप्लीकेबल ऑफ रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए। माना कोई आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन आपका आइस टू वाटर हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, या वाटर टू आइस हो रहा है, कुछ भी कर वाटर टू आइस हो रहा है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस है, और 1 atm पर ये ट्रांजिशन होगा, तो ये रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है। लेकिन हम अगर वाटर टू आइस ट्रांजिशन तो हो रहा है, और उसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से ना करके उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस करें, -10 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसका प्रेशर कितना होगा, तो उसका, यानी कि हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, जो हमारी वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm स्टैंडर्ड है, हमने टेम्परेचर तो उतना ही रखा, लेकिन हमने चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकालना होगा। इसके लिए हम क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर चेंज ऑफ प्रेशर निकालना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि हमारा टेम्परेचर इतना ना होकर के हमने टेम्परेचर अपना इतना रखा और इसका ट्रांजिशन भी हो रहा है, तो इसका प्रेशर कितना होगा। इस प्रेशर को निकालने के लिए हमें क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़नी होगी। यानी कि क्लैपेरॉन इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें चेंज ऑफ प्रेशर निकालना होता है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या करना होता है हमें, चेंज ऑफ प्रेशर निकालना होगा विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बात समझ में आई। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, डीपी ओवर dt इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा बी।
डेल्टा बी क्या होता है यहाँ पर B2 माइनस के B1 होता है, B2 माइनस के B1 होता है डेल्टा बी। अच्छा, क्लेपेरन इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें चेंज ऑफ प्रेशर निकालना होता है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि कोई फेज ट्रांजिशन हो रहा है और वह फेज ट्रांजिशन अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से ना हो करके हमने चाहा कि यह फेज ट्रांजिशन इतने टेम्परेचर पर हो तो इसका प्रेशर कितना होगा। यह प्रेशर निकालने के लिए हमें क्लेपेरन इक्वेशन की जरूरत होती है, इसलिए क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन हम पढ़ते हैं। यानी कि क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन हम ये बताता है चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चेंज ऑफ प्रेशर निकालने के लिए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकालने के लिए हमें क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन पढ़ना होता है। क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या होती है? डीपी ओवर डी इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा बी होती है। इसमें रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए एप्लीकेबल होती है। इसमें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें चेंज ऑफ प्रेशर निकालना होगा विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है। अच्छा, बात आई अब कैसे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट था कैसे देखते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन था क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन हम कैसे स्टडी करेंगे। हाउ, कैसे स्टडी करेंगे? इसके लिए हमें जाना होगा रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए एप्लीकेबल होती है। तो रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन हमारे कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो उन तीनों टाइप्स के लिए एप्लीकेबल है, तो उन्हीं के लिए हमें क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन पढ़नी होगी। नंबर फर्स्ट क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन हम पढ़ेंगे मेल्टिंग के लिए। किसके लिए? मेल्टिंग के लिए। नंबर सेकंड पढ़ेंगे हम वेपोरेशन के लिए। नंबर थर्ड पढ़ेंगे हम सब्लिमेशन के लिए। किसके लिए? सब्लिमेशन के लिए। यानी कि सबसे पहले क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन हम मेल्टिंग के लिए स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन हम वेपोरेशन के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन हम अपने सब्लिमेशन के लिए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मेल्टिंग के लिए क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या है, इसकी कंडीशनें क्या होती हैं। वेपोरेशन के लिए क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या होती हैं। सब्लिमेशन के लिए क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या होती हैं। हमने सीखा क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या है। इट इज द एप्लीकेबल ऑफ रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन हमने सीखा क्या होते हैं। उसके बाद हमने सीखा रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन क्या होते हैं। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन को फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी सीखा। उसके बाद हमने जाना क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या है, ये निकल के आई। उसके बाद हम सीखेंगे कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि हमें चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकालना हो तो हमें क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन की आवश्यकता होती है किसी भी फेज ट्रांजिशन के लिए। किसी भी फेज ट्रांजिशन का चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकालना होगा तो हमें क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन की आवश्यकता होती है। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें मेल्टिंग का क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वेपोरेशन का पढ़ेंगे, उसके बाद सब्लिमेशन का पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट हम मेल्टिंग के लिए क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन स्टडी करेंगे कि मेल्टिंग के लिए क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या होता है। नंबर फर्स्ट मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग वाले पॉइंट में क्या होता है? मेल्टिंग में क्या होता है, जो ट्रांजिशन होता है वो होता है सॉलिड टू लिक्विड। क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड। तो इसके लिए क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन यही है डीपी ओवर dt इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू जो डेल्टा बी होगी वो होगी बी लिक्विड वॉल्यूम लिक्विड 2 माइनस के बी सॉलिड। ये होगा आपका क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन फॉर मेल्टिंग पॉइंट के लिए। अच्छा, इसके लिए जो डीपी मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपकी जो डीपी ओवर dt निकल के आएगी, dp ओवर dt की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमें जानना होगा कि dp ओवर dt चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
जो कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में, इसके लिए प्लस बी की वैल्यू कब होगी और नेगेटिव कब होगी, यानी कि फॉर मेल्टिंग के लिए। किसके लिए भैया, मेल्टिंग के लिए। तो देखो अगर Bl की वैल्यू यानी कि जो वॉल्यूम फॉर लिक्विड है ये वैल्यू हमारी ज्यादा होगी वैल्यू ऑफ सॉलिड से। किससे, सॉलिड से। किससे, सॉलिड से। अगर ये वाली लिक्विड की वैल्यू वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो हमारी डीपी ओवर dt कैसी होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका CO2 एंड सल्फर ETC। ठीक है, मतलब पॉइंट निकल के ये आया कि जो मेल्टिंग के लिए dp ओवर dt की वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसके लिए, CO2 के लिए एंड सल्फर के लिए। इसको नोट कर लो। मेल्टिंग के लिए dp ओवर dt की वैल्यू हमारी पॉजिटिव कब निकल के आएगी, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो ये dp ओवर dt की वैल्यू हमारे किसके लिए पॉजिटिव होगी, CO2 के लिए एंड सल्फर के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं dp ओवर dt की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। dp ओवर dt की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, इधर मैं मिटा देता हूं। जब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा हो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, तब हमारी dp ओवर dt की वैल्यू यानी चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो कि हम क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में निकालते हैं, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो हम ये कह सकते हैं, पॉइंट निकल के ये आया कि dp ओवर dt की वैल्यू H2O के लिए मेल्टिंग पॉइंट में, किसमें, मेल्टिंग में कैसी होती है भैया, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसको नोट कर लो, कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये तो रहा आपका मेल्टिंग के लिए क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। इसके बाद हम जानते हैं वेपोरेशन के लिए क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। किसके लिए पढ़ेंगे हम, वेपोरेशन के लिए। ठीक है, समझते रहो, नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब स्टडी करते हैं हम क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। किसके लिए, नंबर सेकंड, वेपोरेशन के लिए। किसके लिए, वेपोरेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड टू वेपर में ट्रांजिशन होता है। लिक्विड टू वेपर में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होगी, dp ओवर dt इक्वल डेल्टा H ओवर T इंटू B वेपर माइनस के V लिक्विड। B वेपर माइनस के V। अच्छा, इसका अपोजिट वेपोरेशन का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, ये कंडेंसेशन होता है। क्या होता है इसका अपोजिट, कंडेंसेशन। इसके लिए क्या होगी इक्वेशन, इसका अपोजिट होता है तो dp ओवर dt इक्वल डेल्टा H ओवर T इंटू B L माइनस V वेपोरेशन, ये होगा। अच्छा, यही कंडीशन सेम मेल्टिंग के लिए हो जाएगी। किसके लिए, मेल्टिंग के लिए। यानी कि मेल्टिंग का अपोजिट क्या होता है, फ्रीजिंग होता था। क्या होता है, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के लिए आपकी क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन dp ओवर dt क्या होगी, डेल्टा H ओवर T। उसके लिए क्या थी, देखो सॉलिड, उसमें क्या था, सॉलिड टू मेल्टिंग में सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था, तो L टू S थी, तो ये है S BS माइनस के BF। ये रही आपकी फ्रीजिंग के लिए। अच्छा, किसके लिए रही है, आपकी फ्रीजिंग के लिए। हम पढ़ रहे हैं वेपोरेशन के लिए। अच्छा, वेपोरेशन का अपोजिट होता है कंडेंसेशन। इसके लिए क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन ये आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए वेपोरेशन के लिए dp ओवर dt की वैल्यू ऑलवेज
कैसी होगी, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो फ्रीजिंग के लिए भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। डीपी ओवर डीटी की वैल्यू कैसी होती है, इसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम होता है डेल्टा बी वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। कैसा, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, इसलिए डीपी ओवर डीटी ऑलवेज वेपोरेशन के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो रही आपकी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपोरेशन। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर सब्लिमेशन। नोट करते रहिए, किसके लिए, सब्लिमेशन के लिए पढ़ेंगे। चलिए, नंबर 3 पॉइंट है सब्लिमेशन। ठीक है। अच्छा, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड टू वेपर ट्रांजिशन होता है। कैसा, डायरेक्ट वेपर ट्रांजिशन होता है। तो इसके लिए, अच्छा, इसके लिए हमारी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, इसका अपोजिट होता है डिपोजिशन। इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले ही बता चुके थे। इसके लिए क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होगी, डीपी ओवर डीटी चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू बी बी माइनस के वी एस। ये रही सब्लिमेशन के लिए आपकी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इसके अपोजिट के लिए निकल के आएगी डीपी ओवर, क्या निकल के आएगी आपकी, इसके अपोजिट के लिए डीपी ओवर dt इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू बी एस माइनस के बी वेपोरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, गॉट इट। अच्छा, अब ये देखिए, इतना निकल के आ गया आपका। अब सब्लिमेशन के केस में क्या होता है, सॉलिड टू वेपर ट्रांजिशन होता है। सपोज NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड आपका नौसादर है, और सॉलिड टू वेपर ट्रांजिशन होगा। तो यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा विद रेस्पेक्ट टू वेपोरेशन। यानी कि जब वेपर हो जाए किसी सॉलिड का तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, सॉलिड का हमारा कैसा होता है, कम होता है। इसलिए बी एस बराबर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि इसकी रेस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसको हम 0 मान लेंगे। तो डीपी, इस केस में डीपी ओवर डीटी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा बी। क्या निकल के आई, डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा बी। ठीक है, चलिए बी वी निकल के आई। ठीक है, चल अच्छा, हम जानते हैं पीबी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। तो पी बराबर क्या हो गया हमारा, यहां से हमें बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर क्या होगा, एनआरटी ओवर पी हो गया। इसीलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, एनआरटी ओवर पी हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारी क्या आएगी, डीपी ओवर dt इक्वल डेल्टा एच ओवर टी इंटू एन आर टी ओवर पी निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा, डीपी ओवर dt बराबर डेल्टा एच इंटू पी अपॉन टी इंटू एन आर टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक गॉट इट। अब देखो सब्लिमेशन के केस में इधर मैं मिटा ले देता हूं। इधर क्या हो जाएगा आपका डीपी ओवर ये वाला पी इधर ले आए हम, डीपी ओवर पी बराबर ये वाला पी इधर ले आएंगे और ये वाला टी उधर भेज देंगे। ठीक है, डीपी ओवर पी बराबर डेल्टा एच ओवर एन आर पी इधर आ गया, हमारा dt हो गया। तो क्या बचा, 1/t स्क्वायर इंटू dt बचा। ठीक है, अच्छा, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ठीक है, कर देते हैं। तो dp ओवर p
P1 से P2 लिमिट हो गई आपकी इक्वल डेल्टा एच अपॉन एन आर। इधर T1 से लेके T2 लिमिट हो गई 1/t² इंटू dt हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा ln P1 से लेके P2 हो गया इक्वल डेल्टा एच ओवर एन आर, और ये हो गया आपका T 2 पे पावर -1 तो 2 - के 1, ये रहा ना, T पे पावर -2 प्लस के 1 -2 प्लस के 1 ये आएगा। ठीक है, यानी कि T1 से लेके T2, ये रहा आपका ln P2 के ln P1 बराबर डेल्टा एच ओवर एन आर, डेल्टा एच ओवर एन आर माइनस के 1/t, T1 ओवर T2। इधर में रब कर देता हूं तो देखो ln P2 ओवर P2 माइनस के ln P1 इक्वल क्या निकल के आया हमारा डेल्टा एच अपॉन एन आर। ये वाला नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं हम इसको, तो क्या आ गया हमारा देखो 1/T2 माइनस के 1/T। एक तो इक्वेशन हमारी ये निकल के आई। अच्छा, इसी को देखो हम ln P2 ओवर P1 कर सकते हैं माइनस के डेल्टा एच अपॉन एन आर, माइनस के एच अपॉन एन आर, और 1/T कर सकते हैं प्लस के कंसंट्रेशन सी, ये हो गया। अच्छा, इसी को log P2 ओवर P1 या log P बराबर माइनस के डेल्टा एच 2.303 एन आर, लॉग में कन्वर्ट करेंगे एन आर 1/T, ये आपका आ गया। ठीक है, अच्छा इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, ये कोई ना, थोड़ी सी लाइट चली गई है, इसके लिए हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, ठीक है, हैं? आ रही है ना, थोड़ा दिख तो रहा है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं हम इसका। तो ग्राफ होगा 1/T, एक तो ln 1/T ln P में होगा तो इसका यूं स्लोप बनेगा, इसके लिए स्लोप आएगा माइनस के डेल्टा एच अपॉन एन आर आएगा, और इसी को अगर log P n 1/T वर्सेस खींचें तो इसके लिए जो स्लोप आएगा माइनस के डेल्टा एच अपॉन 2.303 एन आर आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका स्लोप, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, थोड़ी लाइट चली गई आपकी, और यहीं पर क्लिसिस क्लिपरेट इक्वेशन खत्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो हमारा कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। इसी के साथ आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।